नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे गांधी जी के ग्राम स्वराज के उस सपने की और उसे हकीकत में बदलने के लिए किस तरीके की योजनाओं या कानूनों के जरिए हमने प्रयास किए हैं। और जब बात गांव की होती है, ग्राम स्वराज की होती है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव आज़ादी के बाद दिखा वो था पंचायती राज का कानून लाना और उसे लागू करना। 1993 में इसे लागू किया गया और अब 2020 में जब हम पलटकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये एहसास होता है कि इस कानून के जरिए किस तरह से गांवों ने अपनी दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में पंचायती राज के जरिए किस तरीके से हमने गांव की उस यूनिट को, जिसे सबसे छोटी यूनिट कहा था गांधी जी ने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसमें क्या बदलाव हुए हैं और भविष्य में ये पंचायतें किस तरीके से काम करना चाहती हैं और उनके लिए क्या सुविधाओं की जरूरत पड़ने वाली है और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुशवंत सिंह सेठी साहब, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान पल्लवी ठाकुर हैं, जो कि सरपंच हैं हारा विलेज, पठानकोट, पंजाब से। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर नूपुर तिवारी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIPA से। आपका स्वागत है नूपुर। शुरुआत में सेठी साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि जब हम गांधी जी के उस कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर उतरते हुए देखते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ग्राम स्वराज और गांवों को अधिकार की बात या उसका सपना उन्होंने उस वक्त देखा था और पंचायती राज के जरिए हमने उसे किस हद तक और कितना अब तक पूरा किया है, और हमने 1993 से 2020 में अगर हम देखें तो कितना सफर अब तक तय किया। पंचायतें भारत में एक परंपरागत व्यवस्था है गांव में। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है और अभी हालांकि कुछ समय पहले हम लोगों ने जैसे देखा, कोविड की महामारी के समय, वैश्विक महामारी के समय पंचायतों ने जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा की, उससे क्लियर हो गया कि पंचायतें जमीनी स्तर पर पूर्णतः मजबूत हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों में पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कई नई पहलें की गई हैं, जैसे कि 14वें वित्त आयोग में जो धनराशि दी गई पंचायतों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, वो 13वें वित्त आयोग से करीबन 3 गुना ज्यादा थी और उसका अब फल हम लोगों को देखने में मिल रहा है। सभी जगह आप यदि किसी गांव में जाएं तो नाली, खड़ंजे, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये सब आपको इत्यादि देखने को मिलता है। ये सब 14वें वित्त आयोग की धनराशि के फलस्वरूप ही जमीनी स्तर पे ये सब सुविधाएं जा सकी हैं। और अब 15वें वित्त आयोग की भी रिकमेंडेशंस इस साल के लिए दी गई हैं, जो कि उन्होंने इस साल 60,750 करोड़ की धनराशि पंचायतों के लिए आवंटन की गई है, जो कि अभी तक की किसी भी वर्ष की धनराशि में से सबसे अत्यधिक धनराशि है। तो निश्चित रूप से पंचायतों को सशक्तिकरण करने में और अन्य पहले करने में ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा अगर हमें देश को आत्मनिर्भर करना है तो सबसे पहले पंचायतों को आत्मनिर्भर करना होगा, गांव को आत्मनिर्भर करना होगा। यदि हमें देश में डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें गांव में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। जो आपने बात की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही शायद थीम उस वक्त लक्ष्य था कि जो गांव की यूनिट है वो कैसे आत्मनिर्भर हो, और अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तो जाहिर है कि देश अपने आप आत्मनिर्भर होगा। पल्लवी, क्योंकि आप सरपंच हैं और आप युवा हैं, किस तरीके से आप देखती हैं कि गांव ने अपने इस कानून का लाभ लेते हुए, यानी कि मैं अगर पंचायती राज कानून के तहत जो से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं सरकारों की ओर से,
कितने वो आत्मनिर्भर हो पाए हैं और जो अब तक का सफर है वो पहले से कितना बदलाव के लिए जरूरी जो चीजें होती थी गांव स्तर पर वो उन्हें मुहैया हो पाई हैं, मिल पाई हैं। सर सर मेरी जैसे कि अभी सर ने बताया है कि जो हमारा पंचायती स्तर है, अगर हमारा पंचायती स्तर पे लोग आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश भी जैसे आपने भी बताया है आत्मनिर्भर होगा। तो मेरा मानना ये है कि जैसे महात्मा गांधी जो मनरेगा स्कीम जो 1993 में स्टार्ट हुई थी, उसका काफ़ी जैसे बहुत ज़्यादा सुधार है। अभी जैसे कि अगर हम गाँव लेवल की बात करते हैं, मैं सर एक बैकवर्ड एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ। तो पहले क्या था कि गाँव की जो औरतें थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मतलब जैसे कि हम घूंघट लेते हैं, तो आजकल क्या है मैं इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ देखती हूँ कि जो लेडीज़ हैं, वो 100% लेडीज़ जो है, जेंट्स के एक साथ मिलके इस स्कीम के तहत या इसके मतलब वो जो खुद काम कर रही हैं, आत्मनिर्भर होके अपने जैसे गाँव में कोई भी काम करवाते हैं, जो महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम के तहत जो काम होते हैं गाँव में, जैसे वहाँ पे 100% लेडीज़ ही आजकल की हैं जो काम कर रही हैं। तो वो चीज़ देख के सर ऐसा लगता है कि 110% जो है हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। और क्या पल्लवी, जो गांव की ज़रूरतें हैं सरकार फंड देती है, लेकिन जो गांव की मूलभूत ज़रूरतें हैं और किस तरीके से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांव का, उसको पंचायती राज के ज़रिए आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है ब्लॉक लेवल पर और ज़िले लेवल पर, उसको वो लोग उतारते हैं ज़मीन पर, उसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त क्या नजर आता है? क्योंकि पहले ये सब कुछ मैं कहूँ कि सरकारी ऑफिसर्स के जरिए ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था। मेरा मानना है कि इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जैसे पहले क्या था कि लेडीज़ को जो है प्रेफ़रेंस नहीं मिलती थी किसी भी साइड अगर हम एरिया में बात करते हैं। तो हमारे अगर बैकवर्ड एरिया की बात करते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी लेडीज़ को प्रेफ़रेंस नहीं मिलती। तो आज के टाइम में क्या है कि जैसे जो लेडीज़ हैं, वो जेंट्स से बढ़ के इस काम में महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम के तहत जो है, उसमें वो सर इससे ले जेंट्स से ज़्यादा बढ़ के लेडीज़ काम कर रही हैं। तो सर इसका जैसे एक तो हमें रोज़गार मिलता है जो 90 दिन का रोज़गार है। तो सर इसमें जैसे लेडीज़ या जेंट्स की हम बात करते हैं, तो 90 दिन का रोज़गार मिलना सर एक फैमिली को जो रोज़गार मिलता है, तो इसमें जैसे कि सर हमारा जो भी काम था, पहले हमें अगर कोई काम भी करवाना है, उसके लिए हमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करते थे। जैसे कि हमारे टाइम से पहले था जो भी टाइम। जी। तो सर लेकिन आज आज के टाइम में जो हम अगर देखें तो सर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। जैसे कि हमें घर पे बैठ के ही अगर हम मनरेगा की बात करते हैं, सर हम घर पे बैठ के साइट ओपन करके इसको कोई भी चेक कर सकता है कि मनरेगा में क्या-क्या काम हो रहे हैं और कैसे-कैसे क्या-क्या मतलब कैसे हमारी लेबर के या सर जो भी काम होते हैं, ये सब हम जो है घर पे बैठ के इंटरनेट में भी देख सकते हैं। तो सर इसका मुझे ये है कि जैसे अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं सर मतलब इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो कि हमारे गाँव के लिए सिर्फ़ हमारे नहीं मतलब जो गाँव के लिए जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ के गाँव के लिए सर बहुत ज़्यादा फ़ायदे पल्लवी, एक चीज़ और, क्योंकि आप सरपंच हैं, जो सिस्टम दिया गया और सिस्टम का मेन मकसद, मुख्य मकसद ये ही है कि जो गांव के सरपंच या जो उस गांव का जनप्रतिनिधि है उसको वो ताकत, वो अधिकार मिले कि गांव में क्या होना और किस तरीके से वो विकास कर सकता है। और पहले के सिस्टम में ये सब काम कोई थर्ड पर्सन या फिर एक सरकारी अधिकारी जो कि गांव से दूर बैठता था वो देखता था। क्या इस सिस्टम में आपको लगता है कि कुछ और ज़्यादा अधिकारों की जब मांग होती है कि सरपंचों को मिलने चाहिए, या कुछ और ज़्यादा पावर्स, कुछ और ज़्यादा वित्तीय अधिकार, कुछ इस तरह आपको लगता है कि जो अड़चनें या रुकावटें हैं? जी, सर कुछ एक ऐसी रुकावटें हैं, जो जैसे कि अभी हमारे अगर हमने अपने गाँव लेवल पे कोई भी काम करना होता है, तो उसमें पहले हम जैसे एक रेज़ोल्यूशन डालते हैं पंचायत का, उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो सब एग्री होंगे तो वो काम होगा, ठीक है? तो हमारे आगे क्या होता है कि जब सर हमारा काम हो जाता है, जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सर हमें पहले जैसे बीडीओ ऑफ़िस अपने ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफ़िस में जाना पड़ता है। सर वहाँ से थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं कभी-कभार
क्या है कि सर मेरा मानना ये है कि जैसे जो भी काम है सरपंच की और जो पंचायत मेंबर्स होते हैं सब उनकी उनकी मर्जी से जो भी काम हो रहा है गांव में, उससे पहले सर जो हमारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की टीम है, जैसे पंचायत सेक्रेटरी हो गए, ग्राम सेवक हो गए, तो सर इन सब का जो काम है सर हमें इससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि जो भी काम है सर, जैसे अगर हम अपने गांव लेवल पे बैठ के जो काम कर रहे हैं तो वो हमारा वहीं पे कंप्लीट होना चाहिए। सर इनके लिए स्पेशली हमें पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है उस काम की हमें परमिशन लेने के लिए ना। तो सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज और तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हर पंचायत को अलग से एक पंचायत सेक्रेटरी मिले होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी काम है हमारा उनके थ्रू हो जाना चाहिए। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है उनके पास हमें जैसे जाना पड़ता है, हर मंथ जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, तो वो जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके थ्रू भी हो सकता है काम। डॉक्टर नूपुर, हम अगर ओवरऑल जो आप लोग जिस तरीके से रूरल इंडिया पर रिसर्च करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं, किस तरीके से कानून के बाद बदलाव, दो खासतौर पर पैरामीटर मैं कहूँ, सामाजिक तौर पर अगर गांव में देखें और जो आधारभूत ज़रूरतें हैं किसी भी एक गांव की, उस नज़रिए से इन दोनों अगर पैरामीटर्स पर देखें तो इस कानून के लागू होने के बाद से किस तरीके से बदलता दिखा है ग्रामीण भारत का हिंदुस्तान? ये परिवर्तन कुछ शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता है। परिवर्तन तो इतना ज़्यादा है कि इसके आंकड़े ही बताते हैं कि कितने परिवर्तन आए हैं। जैसे इसमें अभी हमारे पास जितने नंबर ऑफ पंचायत हैं, 2,50,000 के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पंचायत हमारे पास हैं, और ग्राम पंचायत जो है इसमें भी 2 लाख और 40,000 के आसपास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे समझ में आती है, अभी तो सिर्फ हम नंबर की ही बात कर रहे हैं, कि इसमें 14 लाख महिलाएं जो हैं इसमें इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में शामिल हुई हैं। जब पार्लियामेंट्री डिबेट्स किसी ज़माने में हुआ करती थी 73rd अमेंडमेंट के पहले, तो जब पहली बार उस जो सरकार उस समय थी, इन लोगों ने जब डिस्कशन किया, कहा कि 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाए, तो इसमें एक अजीब सी बात होती थी कि क्या इतनी महिलाएं ग्रामीण परिवेश से आ सकती हैं, क्या ये कॉन्टेस्ट करके या फिर इलेक्शन लड़के आ पाएंगी, क्योंकि ये उन्हें मुमकिन नहीं लगा था। लेकिन इलेक्शन के बाद 1/3 रिजर्वेशंस के बाद इतनी महिलाएं सिर्फ आई ही नहीं, अभी का आंकड़ा है कि 14 लाख महिलाएं हैं, और ये अपने आप में एक क्रिटिकल मास जिसे हमें कहते हैं, अगर आप रिसर्च की बात करें तो एक हम मैपिंग करते हैं, उसे कहते हैं क्रिटिकल मास जनरेट किया गया है। और इसमें कुछ राज्यों ने तो ये इतनी महिलाएं आगे आई हैं कि कुछ राज्यों में आप देखें तो विमेन महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन 54% हो गई है। और ये इतनी नंबर में पूरी आप जोड़ लें भारत के, तो शायद पूरे विश्व में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो महिलाएं हैं उससे ज़्यादा सिर्फ भारत में ही ये नंबर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मास एक जनरेट किया गया है। दूसरी बात जो सेठी जी ने कही कि 14th फाइनेंस कमीशन ने अनटाइड फंड दिए हैं 2 लाख करोड़ रुपए पंचायत को, तो इनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि और इतनी अच्छी इनकी ट्रेनिंग अभी हो गई है कि 2 लाख करोड़ के आसपास इन्हें अनटाइड फंड दिया जा रहा है जीपीडीपी में। इसका मतलब ये कि अपने गांव के प्लानिंग ये खुद ही बनाएंगे और खुद ही इसकी पूरी जो डेवलपमेंट प्लान्स है इसे डिज़ाइन करेंगे। और ये जितनी अनटाइड फंड, इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं दिया जाता है अनटाइड, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। तो ये अभी के समय में इतने समय के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चेंज आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं बोलूँगी 24 अप्रैल को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे सरपंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया था। इसमें तकरीबन 2,50,000 सरपंच एक साथ जुड़े थे। ये अपने आप में इतनी बड़ी एम्पावरमेंट मेजर थी, जिसमें इन्होंने पैंडेमिक को कैसे किया। उसमें केरला का बहुत ही नाम लिया गया कि केरला ने कैसे सारी जो आइडेंटिफिकेशन की है और कैसे पैंडेमिक समय इतने लोगों को के लिए काम किया है, इन्हें खाना भी मुहैया कराया है। ये सब सारे स्तर पर देखा जाए तो
अपने आप में एक बड़ा सशक्तिकरण है और पंचायत आज का दिन तो है ही और इससे में काफ़ी लाभान्वित लोग हुए हैं। ओके, सेठी साहब, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले पल्लवी, मेरा एक सवाल था कि जिस तरीके से फंड मुहैया करा रही हैं सरकारें अब पंचायतों को, और जो अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, सिस्टम को ई सिस्टम के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती रहे, भविष्य में जो ज़रूरतें हैं पंचायतों की, एक आपने कहा कि आपको ब्लॉक के चक्कर न लगाने पड़े, और मैं चाहूँगा कि सेठी साहब के पास जब हम इसका जवाब लें किस तरीके से नए प्रावधानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ मुश्किलें हैं जिन या अड़चने मैं कहूँ ख़ास तौर पर जिन पर फोकस होना चाहिए और जिनको दूर करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है पंचायतों को बना सकते हैं और उनके जो अधिकार दिए गए हैं उनके ज़रिए हम स्थानीय लोगों का उत्थान कर सकते हैं और स्वावलंबी बना सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा जैसे नुपुर मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, जो 14 फाइनेंस और अभी जो हमारा न्यू हमें 15 फाइनेंस के फंड्स जो आ रहे हैं, तो सर इनमें देखो हम अपने ग्राम पंचायत की खुद की प्लानिंग खुद कर रहे हैं। जैसे मैम ने बताया आपको कि हम खुद के काम खुद के जो भी हमारा काम हम करवाना चाहते हैं उसकी एक प्लानिंग बना के हम अपने तरीके से उसको करवा सकते हैं। सर इसके बाद हमें अगर और मुश्किलों की बात करें तो वैसे ज़्यादा कोई मुश्किलें नहीं है, लेकिन सर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जैसे कि 14 फाइनेंस की हम बात करते हैं। सर इसके साथ क्या है कि हमने अगर हम अपने विलेज की बात करते हैं, काम अगर कोई भी काम करवाना है सर, उसमें हमें ये नहीं है, पहले क्या होता था कि अगर कोई आरडीएफ, जैसे आरडीएफ की हमें ग्रांट आती है तो सर उसमें क्या था कि हम सिर्फ उसमें जो आरडीएफ के पैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर वो हमारे जैसे कुछ जो स्पेसिफिक कुछ काम होते हैं जिनके लिए हम उनको यूज़ कर सकते थे, या फिर पहले 14 फाइनेंस का भी सर यही सिस्टम था कि ये 14 फाइनेंस के पैसे जो हैं वो हम वाटर एंड सैनिटेशन के काम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे 15 फाइनेंस जो आ रहा है, जो जिसके अभी हमें फंड अभी तक हमें मिले नहीं है लेकिन आने वाले हैं, तो उनमें सर क्या है कि हम अपने गाँव में जैसे सर ने बताया था स्ट्रीट लाइट्स का हम कर सकते हैं, और भी हमारे जो भी हमारी जैसे गाँव में जो भी हम चाहते हैं, तो सर उसके लिए तो सर ये 15 फाइनेंस और 14 फाइनेंस बहुत मददगार और बहुत अच्छा है। तो बाकी प्रॉब्लम्स की बात है तो सर थोड़ा-सा हमें मनरेगा में प्रॉब्लम आती है, जैसे मनरेगा की पेमेंट्स के इश्यू होते हैं। बाकी और तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर, पेमेंट्स के थोड़े से इश्यू आते हैं, जैसे मटीरियल पेमेंट, तो बाकी लेबर पेमेंट जो है वो सर टाइम टू टाइम। ओके, सेठी साहब, आपने पल्लवी को सुना कि जो सरपंच उनका अपना अनुभव और युवा हैं और जिस तरीके से वो देख रही हैं उनकी बात, जो चीज़ें वो आपने सुनी, 2 पॉइंट मैं समझना चाह रहा था। एक तो ये कि जिस तरीके से जब हम पंचायती राज को लागू कर चुके हैं और इसका हमने एक तरीके से मैं कहूँ कि टेस्ट के बाद ये देखा है कि किस तरीके से प्रोडक्टिव है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ट्रांसपेरेंसी, करप्शन एक बड़ा मसला था जिसको हाल के कुछ वर्षों में बदला गया है, जो ई सिस्टम या फिर मैं कहूँ कि रिव्यू और उसकी मॉनिटरिंग की बात हो रही है। लेकिन भविष्य को लेकर क्या आपको और स्कीम्स आप लोगों के पास हैं ताकि इस सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव और बनाया जा सके? इस बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 14वें वित्त आयोग से पहले कोई योजनाबद्ध तरीके से गांव के स्तर पे विकास करने की कोई स्थिति नहीं थी। पहली बार जब 14वें वित्त आयोग में इतनी बड़ी धनराशि गांव को दी गई तो यह भी तय किया गया कि गांव के स्तर पे योजना बनेगी, जिसे ग्राम पंचायत योजना बोलते हैं, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और उसके तहत ग्राम सभा में ही ये तय होगा कि गांव की क्या प्रायोरिटीज हैं, पंचायत की क्या प्रायोरिटीज हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं, और उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो ग्राम सभा ही ये निर्धारित करेगी कि हमें क्या क्या कार्य करवाने हैं अपने गांव में। संपूर्ण भारत में आज से ही एक अभियान लॉन्च किया गया है, जन योजना अभियान, यानी कि सबकी योजना सबका विकास। इस योजना के अंतर्गत 31 जनवरी तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायतों में ये जीपीडीपी बनाए जाएंगे अगले साल के लिए, और ग्राम सभा होंगी, वहां पे ये चर्चा की जाएगी कि अगले साल के लिए हमें क्या क्या अपने गांव में कार्य करवाने की जरूरत है।
और उस प्रायोरिटाइजेशन के अंतर्गत वो एक योजना बना सकेंगे कि अगले साल हमें सड़क बनाने के लिए इतनी धनराशि खर्च करनी है, पानी व्यवस्था के लिए इतनी धनराशि खर्च करनी है, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए हमें इतनी धनराशि व्यय करनी है। और इसी कारण से जीपीडीपी की जो अप्रूवल की प्रक्रिया है, वो अप्रूवल की प्रक्रिया भी बहुत क्लियर है। वो ग्राम सभा ही उसको अप्रूव करती है, कोई और अप्रूव नहीं कर सकता उसको। ओके। ये भारत सरकार द्वारा बहुत ही क्लियरली सभी को ये बताया गया है। तो ये एक बहुत पहले क्या होता था कि शुरू में जब जीपीडीपी की स्कीम लॉन्च की गई तो किसी पंचायत में समय से जीपीडीपी बनते थे, किसी में नहीं बनते थे, और किसी में जब साल आधा बीत जाता था तो उसके बाद जीपीडीपी बनाया जाता था। क्योंकि लेकिन ये सब व्यवस्था को देख के 2018 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह तय किया गया कि हर साल ये योजना जमीनी स्तर पे पंचायतों में बनाने के लिए एक अभियान के रूप में हम इसको लेंगे, और 2 अक्टूबर से ये अभियान लॉन्च किया जाएगा। और 2018 में तो हमने ये अभियान 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का अभियान रखा। लेकिन 15वें वित्त आयोग में ये धनराशि का आकार अब इतना बड़ा हो गया है, और साथ ही ये 5th शेड्यूल एरियाज, 6 शेड्यूल एरियाज जहाँ पे पंचायतें नहीं हैं, जहाँ ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज हैं, ट्राइबल लोकल बॉडीज हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उन सब जगहों में भी, उन सब स्टेट्स में भी अब 15वें वित्त आयोग की धनराशि दी जाएगी। इन सब व्यवस्थाओं को देख के अब हमने स्कीम जन योजना अभियान को 31 जनवरी तक के लिए रखा है। वो आज से लॉन्च हो रहा है और 31 जनवरी तक चलेगा ये अभियान। नूपुर, एक चीज़ जो आती है, क्योंकि जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं और जिस तरीके से उनको अधिकारों की बात हुई थी, उसकी अगली कड़ी, अगला जो लेवल था वो था कि स्वावलंबी यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, यानी कि वित्त के लिए कब तक दूसरे पर निर्भर और कितनी निर्भरता। क्या हम उस स्टेज में भी पहुंच पाए हैं या अभी हमें कुछ और वक्त करना होगा? अगर आप मेरे से जो भी जितनी स्टडीज हमने की हैं या हमारे पास अवेलेबल है अभी जैसे रिसोर्सेज ऑफ पंचायत की हम बात करें तो वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। वो अभी भी डिपेंडेंट है मेजरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। वो खुद जो ऑगमेंटिंग ऑन रिसोर्स ऑफ पंचायत 15th फाइनेंस कमीशन में एक स्टडी हमें भी मिली थी, IAPA को भी मिली थी, उसमें हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन भी किया है, लेकिन अभी भी वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन इसमें सरकार का मैंने देखा है कि काफ़ी सारी प्रोविजंस जो उन्होंने प्रोवाइड की हैं, और उसमें एक अभी 24 अप्रैल को ही जो एक इसकी पोर्टल की इनॉग्रेशन की है, जैसे ई ग्राम स्वराज। इस पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें प्रोवाइड की जाती है कि सरकार ने कितना उन्हें पैसा कितना उन्हें दिया है, क्या क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी ग्राम सभा कैसा काम कर रही है। तो पूरी इंफॉर्मेशन एक ही आप कहिए कि एक पोर्टल पर अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें जो है उन्हें सेल्फ सस्टेनिंग या सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए वो तैयार किया जा रहा है कि ताकि वो ओन टैक्सेशन और ये सब सिस्टम को लागू कर पाए और दूसरे राज्यों से भी सीख पाएँ। जैसे केरला है, उसकी फाइनेंस ओन रिसोर्सेज, उसकी कम्युनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, तो इन सबों से सीख मिल पाए। लेकिन ये बहुत ही मेरे हिसाब से और हमारी स्टडी के हिसाब से ई ग्राम स्वराज पोर्टल अपने आप में एक मिसाल की तरह है, जिसमें कहीं से भी बैठा इंसान उसे पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कहाँ से ली जा रही, सरकार कौन सी ट्रेनिंग दे रही है। जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना जो है, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जीपीडीपी के लिए ट्रेनिंग देता है, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें मिलेगी। और किसी भी पंचायत को सस्टेनेबल होने के लिए इन्हें अभी कुछ समय लगेगा कि इतनी रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, लेकिन बेसिक रिसोर्सेज जो है जिस पर वो टैक्स कर सकते हैं, ये सब जानकारियाँ अवेलेबल हैं। और जब वो काफ़ी सशक्त हो जाएंगे तो शायद ओन रिसोर्सेज जैसे केरला मॉडल है इसको फॉलो कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ
इस खास मौके पर इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ग्राम स्वराज के इस सपने को पूरा करने के लिए पंचायती राज जब कानून लाया गया, किस तरीके से अमल में आ रहा है, क्या इसके ज़रिए हमने बदलाव अब तक देखे हैं और हमारा आगे का लक्ष्य क्या है और जो चुनौतियां अड़चने हैं उनको कैसे हम दूर करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।